आज हम एक बिहारी लड़के से बात करने जा रहे हैं जो टाइम मैगजीन में एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोस्ट पर है। टाइम मैगजीन में कैसे डिसाइड होता है कि ये चीज़ कवर पे जाएगी? कोई बहुत बड़ा कंस्पिरेसी कुछ वो नहीं, बट लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाते हैं ना कि ये कवर इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये कहा तो उसने नहीं, ये कोई रीज़न ये है कि ये स्टोरी के साथ काम किया, हमें लगा कि पर निखिल, ये कौन तय करता है खूंटा यहीं गड़ेगा? क्योंकि उस ट्रेल में इतने कम लोग हैं। पत्रकार के तौर पर बहुत सारे अनुभव होते हैं। एक तो होता है अपने शब्द में उकेर लिया, कुछ स्टोरी की चर्चा हो गई, लेकिन एक है जो आपको बिल्कुल हिला गया हो। मतलब मैं बार बार सोचता हूँ कि आप कैसे वो डिसीजन कैसे लेते हो कि आप खड़े हुए हो, सामने पानी है, आपके 4 बच्चे हैं और आपको आप सोचना पड़ेगा कि इन 4 में से मैं कौन 3 को ले जाऊं ताकि वो 3 बच जाएं, क्योंकि मैं 4 को ले जा नहीं सकती। DW वो व्यक्ति हैं जिनकी कलम से पहली बार ये आइडिया निकलता है कि कवर कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। नमस्ते, किताब वाला की एक और किश्त में आपका स्वागत है। आज हम एक बिहारी लड़के से बात करने जा रहे हैं जो टाइम मैगजीन में एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोस्ट पर हैं। आज हम टाइम मैगजीन के कवर कैसे डिसाइड होते हैं इस पर बात करेंगे। टाइम मैगजीन में के आसरे कैसे उनके पत्रकारिता के जो अलग अलग अनुभव रहे हैं, टचिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उस पर बात होगी। आपको लग सकता है कि एक पत्रकारिता का एक जूनियर अपने सीनियर से नोट्स एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज भी हैं। इस बातचीत का बहाना बनी है एक किताब जिसका नाम है द आर्किटेक्ट्स ड्रीम। ये एक फिक्शन है। आप जानते हैं किताब वाला में बहुत रेयर फिक्शन कवर करते हैं। इन जनरल हम आपको फुर्सत की सलाह में सौरभ या रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से बताते रहते हैं कि आप ये पढ़िए, ये अच्छी किताब है। इस किताब में 3 कैरेक्टर हैं मोटा-मोटी। पहले है विधु मीरानी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हैं, आर्किटेक्ट हैं। वो एक लाइब्रेरी बनाने के लिए आए हुए हैं और वो आए नहीं हैं, उन्हें भारत के प्रधानमंत्री ने बुलाया है। और उसके बाद 2 कैरेक्टर हैं हानिफ और तान्या। हानिफ, तान्या और विधु के बीच की जो इक्वेशन है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें खूब सारा प्रेम है, बरसाती में रहने के दिन है। तो एक वीकेंड में अगर आपको कुछ रीड समझ में ना आए क्या पढ़ें, तो आप पेंगुइन प्रकाशन से छपी इस किताब को पढ़ सकते हैं। 248 इसमें पन्ने हैं और 499 रुपये की इसकी कीमत है हार्ड बाउंड की। अगर आप पेपर बैक वगैरह लेते हैं थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी। निखिल बिहार से आते हैं और एक बिहारी की जो जर्नी रही है उस पर हम आज उनसे तो बात करेंगे ही, साथ में पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह पर भी खूब तस्दीक से बात होगी। निखिल, स्वागत है आपका। सबसे पहले किताब पर ही बात कर लेते हैं जी। आर्किटेक्ट, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई फिलॉसफी की, फिर आप गए लॉ में, फिर आप गए जर्नलिज्म में, है ना? लॉ आपने प्रैक्टिस की अलग बात। आर्किटेक्ट की दुनिया में आप कैसे दाखिल हुए और लाइब्रेरी पर इतना आपका फोकस कैसे रहा कि एक बिल्डिंग में आप कुछ भी चुन सकते थे, आर्किटेक्ट कुछ भी बना सकता है, प्राइम मिनिस्टर अपने लिए एक नया घर बनवा सकते थे फिक्शन के हिसाब से, पर इसमें लाइब्रेरी पर इतना फोकस क्यों रहा? तो जो आपका पहला सवाल है कि आर्किटेक्चर क्यों, तो पहली बात ये है कि मुझे बिल्डिंग्स और इन सब चीज़ों का आप समझिए शौक़ रहा शुरू से। आपने कहा कि मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ने गया कॉलेज में। जब मैं पहले गया तो मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ने इसलिए गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ूं। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, मुझे उनको देख के बहुत जलन हुई, क्योंकि मैंने सोचा कि यार ये करना चाहिए था। पर आपकी पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन? हाँ, अच्छा। पर जहाँ का जो आर्किटेक्चर स्कूल है बार्टलेट, बहुत जाना माना है। तो पार्टली वो रीज़न कि मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं। इस कहानी में लाइब्रेरी क्यों, इसका कोई मेरे पास बहुत अच्छा जवाब तो नहीं है, बट एक जवाब है कि आपने कहा, जब आपने बताया किताब के बारे में, तो वो विधु को लाइब्रेरी बनाने के लिए मनमोहन सिंह बुलाते हैं। और मैं ज़्यादा किताब के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कहानी ऐसी है कि बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। पर जब तक कहानी ख़त्म होती है तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस लाइब्रेरी का कुछ और हो जाता है। क्या होता है ये मैं नहीं बोलूँगा, और जो होता है वो होता है जो आजकल का जो प्रशासन चल रहा है इसके अंडर। और वो कहानी बताने के लिए लाइब्रेरी मुझे लगा कि बहुत बहुत अप्रोप्रिएट चीज़ है। आप दुनिया भर घूमे हैं, अमेरिका, यूके, इंडिया, तमाम तरह की चीज़ों में। साउथ एशिया के आप हेड रहे थे। लाइब्रेरीज़ के कल्चर पर आप कैसे देखते हैं? दुनिया की तमाम किस्म की लाइब्रेरी में आप गए होंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आज आप टियर 3 में जाएँ भारत के किसी भी उत्तर भारत या दक्षिण भारत के शहर में,
तो एक इकोनॉमी बन गई है जिसको लाइब्रेरी कहा जाता है। दरअसल वो स्टडी रूम है, छोटे छोटे बिल्कुल दड़बे बना दिए जाते हैं लकड़ी के, कुर्सी मेज दे दी जाती है, एक टॉर्च होती है, पानी की बोतल रख दी जाती है या एक आरओ सिस्टम होता है, और बच्चे जाकर के वहाँ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जबकि लाइब्रेरी कल्चर ये था कि आप एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग में दाखिल होंगे जिसमें ढेरों किताबें हैं, सैकड़ों दुनियाएं आपके लिए रखी हुई हैं, आप में से कोई भी किताब पिक करेंगे और आप पढ़ेंगे। दुनिया की तमाम सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपने कहा ना कि लाइब्रेरी, जो आपने मुझे पहले भी कहा था कि लाइब्रेरी जिस चीज़ को बोला जाता है कि वो बेसिकली स्टडी रूम है जैसे लोग समझते हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो पार्टली इसलिए ऐसे भी है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, पर जो एक चीज़ जो मुझे बहुत ही लगता है गड़बड़ हुई है वो ये हुई कि जो आप भी जानते होंगे कि पढ़ाई लिखाई का मतलब हो गया कि भैया रटो, जाके इम्तिहान दो, 99% लाओ ताकि अगले उसमें। तो उस वो अचीव करने के लिए स्टडी रूम ही सही है ना, क्योंकि उसमें आपको दिमाग चाहिए कि इधर उधर ना भागे, फोकस है। राइट। और लाइब्रेरीज और किताबों की दुकान, उन सब का ये है कि आपका दिमाग, आप आए आप एक चीज़ खरीदने आए या एक किताब निकालने आए लाइब्रेरी से और आपको 4 अलग चीज़ें मिल जाती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, रैंडम डिटेल्स। राइट। आप वैसे इम्तिहान तो नहीं लिख सकते ना, वैसे लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। और बल्कि जो हम लोग, मेरे माता पिता से अगर आप पूछेंगे कि हम लोग बाहर क्यों गए, पहले गए थे जब पापा पढ़ने गए, उसके बाद फिर वापस गए, हम कुछ साल वापस आए, फिर वापस गए, तो एक चीज़ वो हर बारी बोलते हैं जो मुझे पहले थोड़ा ख़राब लगता था, बट आई थिंक बिल्कुल सही बोलते हैं। वो पार्टली ये कि मैं स्कूल में कोई बहुत अच्छा नहीं था, एंड पर्टिकुलरली इंडिया में मैं बिल्कुल ही, मतलब क्या शब्द लोग, डफर, राइट। अब तो ठीक है किताब आ गई और अब मैं ये करता हूँ तो कोई पूछता नहीं है, बट मैं बिल्कुल, मेरा यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें मेरा दिमाग नहीं चलता था, और मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि वहाँ चलेगा, पार्टली फॉर दिस रीज़न कि आपका दिमाग अगर ऐसा है जो रोम करता है जैसा मेरा है और जैसे बहुत लोगों का है, हाइफनेटेड नहीं है। राइट, एंड आपका भी होगा ना, आप पत्रकार हैं, Correct. तो ऐसे लोगों के लिए जो ये सिस्टम है जिसमें रट के स्टडी रूम में जाके और फिर जाके इम्तिहान करना है, वो वर्क नहीं करता है। सो मेरा यही सोचना है कि वैसी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। आपने पूछा कि कैसी कैसी लाइब्रेरीज में मैं गया हूँ, मैं बहुत लाइब्रेरीज में गया हूँ, बट मैं टॉप 3। टॉप 3, अच्छा मैं कुछ और, मैं कहने वाला था कि मुझे बड़ी और छोटी लाइब्रेरी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि मुझे नया क्या मिला। टॉप 3, जैसे आपको मजा आ गया कि आप सबको रिकमेंड करें कि यार अगर इस जगह पे जाओ तो ये लाइब्रेरी एक बार जरूर विजिट करके आना, बिल्कुल तीर्थ की तरह। देखिए बहुत लाइब्रेरीज हैं, पर एक जो लंदन के बीच में ब्रिटिश म्यूज़ियम है, उसका जो रीडिंग रूम है, हम्म। अगर म्यूज़ियम के थ्रू जाएं, जो एक तो वो बहुत सुंदर जगह है, और जब अंदर जाओ तो आप समझिए कि बहुत सुकून सा लगता है। वहाँ पे ज़्यादातर किताबें आप, मतलब अनलेस आपके पास पर्टिकुलर रिसर्च ऑथराइजेशन वो सब है, आप निकाल नहीं सकते हैं, बट अगर आप अपनी भी किताब ले जाके वहाँ बैठ के किताब पढ़ें इन किताबों के बीच में, तो आप समझिए दिमाग में थोड़ा बेटर घुसता है, राइट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेटिंग, ठीक है। दूसरा, मैं अब न्यूयॉर्क में रहता हूँ, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही, आप समझिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लिविंग लाइब्रेरी। आप अंदर जाएं तो लगता है कि ये ये दीवारें बिल्कुल जी रही हैं, राइट। एंड वो इसलिए लगता है क्योंकि ऐसी ऐसी किताबें हैं, इतनी सारी किताबें हैं, आप कुछ भी सोच के जाएंगे आपको 10 नई चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं। तीसरी लाइब्रेरी, इनफैक्ट वापस लगा। तीसरी, मैं लंदन कहना नहीं चाहता था, बट तीसरी लाइब्रेरी मैं कहूँगा क्योंकि मुझे लंदन में एक प्राइवेट लाइब्रेरी है जो इस, आई थिंक इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेंडिंग लाइब्रेरी, प्राइवेट लेंडिंग लाइब्रेरी, जिसका नाम है द लंदन लाइब्रेरी, और उसका मेंबरशिप लेना होता है। बट अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ देखना चाहते हैं, तो आप टूर पे जा सकते हैं वो। और वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो रीडिंग रूम है या न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इन सबसे डिफरेंट है कि वहाँ पे लोग बैठ के अपना रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, बहुत लोगों ने अपनी किताबें वहाँ लिखी हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर है कि आप उसके थ्रू वॉक कर रहे हैं और लोग अपना काम कर रहे हैं और अगल बगल ये किताबें हैं,
बहुत स्पेशल है। तो अगर कोई जाए तो वो 2 लंदन में है तो बहुत आसान है, और तीसरा न्यूयॉर्क में। आप लिखने की बात कर रहे थे, जब आप रिपोर्ट्स लिख रहे थे टाइम्स के लिए, टाइम मैगजीन के लिए या बाकी और जगहों पर, एक पत्रकार के तौर पर बहुत सारे अनुभव होते हैं। एक तो होता है आपने शब्द में उकेर लिया, कुछ स्टोरी की चर्चा हो गई, लेकिन एक है जो आपको बिल्कुल हिला गया हो, मतलब आपका जीवन आफ्टर द इंसिडेंट और बिफोर द इंसिडेंट जैसे ही बिल्कुल डिवाइडर की तरह बट गया हो। आप साउथ एशिया के हेड बने बाद में टाइम से आने के बाद, उसकी जरा जर्नी बताइए, और कैसे कौन से 2-3 अनुभव हैं जो आप हमारे दर्शकों के संग साझा करना चाहें। बेसिकली किसी पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला कोई बच्चा देख रहा हो, हमारा कोई साथी देख रहा हो, तो वो जान सके कि अगर आप इन जगहों पर काम करते हो तो या एक पत्रकारिता की दुनिया में इस तरह के बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। तो आपने पूछा कि मैं कैसे आया यहाँ साउथ एशिया ब्यूरो चीफ टाइम मैगजीन का जो था मैं। उसके पीछे कहानी ये है कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, हम लोग हिंदुस्तान में कुछ साल थे, फिर माता पिता के साथ बाहर गए, फिर वापस आए कुछ साल, फिर परमानेंटली बाहर चले गए। तो उसके बाद से जब भी मैं हिंदुस्तान आया हूँ, मैं आया हूँ किसी की शादी है या दादा दादी या नाना नानी, उनसे मिलने के लिए। बिहार में, दादा दादी बिहार में, नाना नानी दिल्ली में रहते थे। मुजफ्फरपुर। तो वो मुझे चाहिए था कि मेरा, जैसे हिंदुस्तान से मेरा अपना कुछ कनेक्शन हो, मेरे दोस्त हो, मेरी अपनी कम्युनिटी हो, वो सब ये मेरे दिमाग के पीछे था। और मुझे बोला गया 2014 में, उस समय जो टाइम मैगजीन की ब्यूरो चीफ थी वो छोड़ के रॉयटर्स चली गई कि भाई तुम जाके रिक्रूट करो। और मैं गया खोजने, वापस आके मैंने कहा कि मुझे आदमी मिल गया, आदमी हूँ मैं। तो मैं आई एम द वन, हाँ आई एम द हाँ वन। तो जो जो थोड़ा समय लगा अपने बॉस को कन्विंस करने के लिए, पर फिर मैं यहाँ आ गया। जो दूसरा आपने पूछा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे मैं बदल गया, वो हुआ इनफैक्ट मेरे यहाँ आने के बाद। तो मेरे यहाँ आने के 2 साल बाद, आपको याद होगा बर्मा में वो रोहिंगा 2016-17। 16-17 में जो एक्सोडस हुआ, वो बांग्लादेश की तरफ आए, और उस समय कोई बर्मा अलाउ नहीं कर रहा था फॉरेन जर्नलिस्ट को अंदर घुसने के लिए। हमने काफ़ी कोशिश की, हम नहीं जा पाए। तो वो कहानी बताने के लिए हम लोग बांग्लादेश का, या बांग्लादेश के बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे एक रिवर है, द नाफ रिवर। और नाफ रिवर, जहाँ तक मुझे याद है, सबसे चौड़ा जहाँ पे है ना, वो कुल मिला के चौड़ाई 2 किलोमीटर की है। उसमें बांग्लादेश से बर्मा, राइट, स्ट्रेच। तो हो क्या रहा था कि रात को बहुत सारे रोहिंगा वहाँ से भाग के बांग्लादेश आने के लिए तैर के आ रहे थे रात को। और उनको बहुत बिल्कुल रात में आना पड़ता था, क्योंकि अगर दिन में आए तो उस तरफ बर्मीज़ आर्मी उन्हें मार रही थी, और इस तरफ आना भी मुश्किल था, क्योंकि इस तरफ हर आदमी नहीं चाहता था कि वो बांग्लादेश आए, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन थी जो रोहिंगा मुस्लिम्स की। तो लोग आ रहे थे बेचारे अपना जान बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए, बट हमें उनसे मिलना था, उनकी कहानी बताने के लिए। तो हम लोग वहाँ गए, और हमें मिली एक औरत जो पिछले रात हमारे आने के जस्ट पहले आई थी तैर के, और अपने कंधे पे 3 बच्चे लेके आई थी। और तो उनसे हमने बात की दूसरे दिन सुबह, उनका जो उनके साथ क्या हुआ, उनके उनके जो पति थे उनको वो मारे गए थे, जो लड़ाई हुई थी, उनके गांव को जला दिया गया था। जब ये पूरा हमने बात कर ली, और मैं बहुत धीरे धीरे उनसे बात कर रहा था, भाई उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ ये सब। तो मुझे उनकी भाषा नहीं आती थी, तो बीच में ट्रांसलेटर था, तो मैंने ट्रांसलेटर से कहा कि तुम ज़रा मेरे उसके लिए जो फैक्ट्स हैं उनको चेक करने के लिए, मैंने कहा कि मैंने पूछा कि अच्छा तो 3 बच्चे थे, 3 या 4 मुझे याद नहीं, बट जो भी नंबर था जो उन्होंने मुझे कहा कि उतने लेके आई थी अपने कंधे पे। तो उस पे उन्होंने कहा, जो ये औरत थी, कि नहीं नहीं मेरे 4 बच्चे, जबकि मुझे लग रहा था 3। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो तुमने कहा कि 3 लेके आई। हाँ, पर मैं चौथा अपने कंधे पे उठा नहीं पाई, अगर मैं उसको उठाती तो हम सब डूब जाते। तो 3 को बचाने के लिए मुझे 1 छोड़ना पड़ा, जो ऑलमोस्ट सर्टनली उसने सुबह नहीं देखी होगी। और उन्होंने ये बात कही, और वो, आप सोचिए, उस बात ने मुझे कभी नहीं छोड़ा कि आप कैसे, मतलब मैं बार बार सोचता हूँ कि आप कैसे वो डिसीजन कैसे लेते हो, कि आप खड़े हुए हो, सामने पानी है, आपके 4 बच्चे हैं, और आपको आप सोचना पड़ेगा कि इन 4 में से मैं कौन 3 को ले जाऊं,
ताकि वो 3 बच जाएं, क्योंकि मैं चारों को ले जा नहीं सकती। मूविंग, इट्स टचिंग। थोड़ी उसके बाद फिर आप थाईलैंड गए। मैंने थाईलैंड से कवर किया, जो जो वो बच्चे केव में फंसे थे, आपको याद है, जो फुटबॉल टीम जो केव में फंस गई थी। उस समय मैं CNN में था, तो वो वीडियो था आपके जैसा, कैमरा के सामने खड़े होकर रिपोर्ट करना पड़ता था। पर इन सब एक्सपीरियंस से मुझे, आपने शुरू में इस किताब की बात की, और इस किताब में जो तीनों हैं, जो जो कैरेक्टर हैं, हर चैप्टर कोई कैरेक्टर बात कर रहा है। और मुझे जो मेरी नौकरी है, जो मेरा काम है, और कुछ नहीं, बट उससे मुझे एक चीज़ जो आप समझिए जो मैंने सीखी है, वो ये सीखी है कि लोगों को बस बहाना चाहिए होता है अपनी कहानी बताने के लिए। आप सवाल पूछिए, आप पत्रकार हैं, आप जाके सवाल पूछिए और फिर आप चुप हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए। जैसे आप अभी चुप बैठे हैं तो मैं बोले जा रहा हूँ, और यही होता है, और यही होता है हर। मैंने आपको वो बांग्लादेश वाली कहानी बताई, तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। कुछ लोग अपनी कहानी बताना चाहते हैं, और हमारा काम, मैं समझता हूँ, हमारा काम सिर्फ इतना है कि सवाल पूछो और चुपचाप बैठ जाओ, दूसरे को बोलने लो। हमारे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ ज़रूर हुआ है, वो समझते हैं कि हमें ज्ञान देना चाहिए, कि मुझे कुछ पता है, मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं फलाने प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं फलाने प्रेसिडेंट से मिला हूँ, तो मुझे कुछ पता है, मुझे अब तुम्हें समझाना चाहिए। शायद क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, मे बी दैट्स द रीज़न, बट मुझे ये लगता है कि मेरे पास समझाने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास जो है वो ये है कि मैं आपसे सवाल पूछ के चुपचाप बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि आपको क्या बोलना है। जो अभी, क्योंकि ये किताब आई है तो मैं इस तरफ बैठा हूँ, जो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस है कि ये क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं किया, मैं उस तरफ बैठता हूँ, राइट। और मैं पिछले कुछ अभी इंडिया में जस्ट इस महीने के शुरू पे एक किताब निकली, तो मैं मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा कि अच्छा मुझे बैठ के अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो अपना रोल जो मैं समझता हूँ, नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट बट एक लेखक के तौर पे भी, वो ये है कि मैं उस तरफ बैठूं। मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो बात करेंगे, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। और जब मैं पत्रकारिता करता हूँ तो मेरे जिन लोगों से मैंने बात की है जिस रिपोर्ट के लिए, वो बात करें, मैं नहीं, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं। हम्म, कुछ बात मैं टाइम के कवर पर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग जो कि Tier 3 Tier 2 सिटीज से निकले हैं, मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ, भरतपुर से, तो हमारे जीवन में पहली बार टाइम मैगजीन दाखिल होती है कि सब बड़े ऐसे कवर आते हैं, इस पर चर्चा होती है। मुझे याद है मैं कॉलेज में था तब एक कवर आया था, तो उस पर बहुत फेसबुक वगैरह पे बहुत जगहों पर लिखा गया था। तो हमारे लिए टाइम मैगजीन का ये बाद में पहला परिचय बना। फिर जब ऑफिस में आने लगी तो हमने फिर उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़े, आपको पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि अच्छा यार, अगर आपको एक बढ़िया डिटेल्ड पीस चाहिए तो आप इस मैगजीन को देख सकते हैं। आपकी सहमति असहमति हो सकती है लिखे हुए से, आपका कुछ और सोचना हो सकता है, पर एक ओपिनियन के तौर पर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ कवर निकाल के बैठा हुआ था अभी, इसमें जैसे ये कवर है वेलकम टू अमेरिका वाला, है ना, हिटलर को आपने एक बार पर्सन ऑफ द ईयर वाला दिया था। इसके अलावा ये कवर था जिसमें 1994 का, जिसमें अमेरिकन ट्रेजेडी थी, इसमें रेसिज्म के ऊपर के आरोप लगे थे। मैं इन कुछ कवर्स के हवाले से ये समझना चाहता हूँ कि टाइम मैगजीन में आप एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोजीशन पर हैं, टॉप लीडरशिप में आते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि ये चीज़ कवर पे जाएगी? उसकी मंत्रणा कैसी होती है, उसकी मीमांसा कैसे होती है, कितने लेयर ऑफ डिस्कशन होता है, और फाइनल जब होता है तो किसकी अथॉरिटी पर होता है, या वोटिंग होती है कि साहब 5-0 से, या कैसे? पूरी प्रोसेस थोड़ा हम समझना चाहते हैं आम दर्शकों के लिए। देखिए, कवर, पहली बात तो ये है कि कोई भी कवर का जो पर्पस होता है वो वही होता है जो जो या टाइम मैगज़ीन हो, या आपके इधर ललन टॉप में हो, या आप कहीं भी चले जाइए, जो आप वीडियो डालेंगे उसका कोई पहले इंट्रो होगा। हर चीज़ का एक ही पर्पस है कि जो ऑडियंस है उसको देख के पूरा वीडियो देखे, पूरी मैगज़ीन पढ़े या वो स्टोरी पढ़े, तो चर्चा वहाँ से शुरू होती कि ये है कहानी, इस हफ्ते ये हो रहा है, लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि
उस बात को समझने के लिए आप हमारी मैगज़ीन पढ़ें, हमारी वेबसाइट पे आएँ, हमारा वीडियो देखें, तो वहाँ से बात शुरू होती है। बनता कैसे है? हमारे जो हमारे एक डिज़ाइन डायरेक्टर हैं टाइम मैगज़ीन में, जो जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली अपना आई थिंक 1000वां कवर टाइम का उन्होंने बनाया अर्लियर दिस ईयर। उनका नाम है DW पाइन। बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और बहुत क्रिएटिव माइंड, एंड उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो वैसे ही हैं। तो वो हम लोग उनसे बात करते हैं कि भाई ये है कहानी। कभी कभी कहानी, पूरी कहानी, एडिटेड कहानी उनको दी जाती है। कभी कभी टाइम नहीं होता है तो उनको दी जाती है कि भाई अच्छा ये होगा, जब तक आएगा शायद बदल सकता है। और फिर वो सोचते हैं कि क्या क्या है जो उस कवर पे काम करेगा, और फिर वो कवर भेजा जाता है कुछ लोगों को। मुझे भेजा जाता है, मेरे 2-3 कॉलीग्स हैं उनको भेजा जाता है, और यूजुअली 2-3 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है। और फिर हम लोग, हर आदमी का अपना, लोग सोचते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव तो कुछ है नहीं, सब्जेक्टिव है। तो फील्ड ही पूरा ऐसा है। एग्जैक्टली सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है कि भाई ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। और यूजुअली क्या होता है कि अल्टीमेटली कोई एग्रीमेंट, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ काम करते हैं, बट जेन्युइनली DW ऐसे ऐसे शख्स हैं कि जब तक वो अपने ऑप्शंस हमें देते हैं तो उसमें कुछ होता है जिस पे हम सब लोग सहमत होते हैं। सो इसलिए आप समझिए कि वो 2-3-4 राउंड लोग जाते हैं, ईमेल पे होता है, मैं कुछ बोलता हूँ, कोई और कुछ बोलता है। वैसे 3-4 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर दैट्स इट, तो फिर वो कवर आ जाता है जिसको लोग सोचते हैं, जिस पे जब बाद में जब लोग रिएक्ट करते हैं कि इन लोगों ने क्या सोच के ये किया। आप भी जानते हैं, आप मीडिया में हैं, कि बहुत कुछ, ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस स्टोरी है तो बहुत सोच जाती है, बट बहुत समय में ये भी होता है कि आपने कोई कवर डाला है क्योंकि आई डोंट नो उस समय वो काम कर रहा था आपके दिमाग में, एंड उस टाइम में फिट किया था, और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कंस्पिरेसी कुछ वो नहीं। बट लोग ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं ना कि ये कवर इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये कहा, तो उसने नहीं, ये कोई रीज़न ये है कि ये स्टोरी के साथ काम किया, हमें लगा कि ऑडियंस इसको देख के हमारी मैगज़ीन पढ़ेगी, हमारी स्टोरी पढ़ेगी, हमारा वीडियो देखेगी जो भी, और एंड इसलिए हमने चूज़ किया। पर निखिल, ये कौन तय करता है खूंटा यहीं गड़ेगा? मान लीजिए मेल मेल ट्रेल चल रही है। देखिए वो ट्रेल, क्योंकि उस ट्रेल में इतने कम लोग हैं कि जब मैं पिछली बार ये टाइम मैगज़ीन में काम करता था तो उस समय मैं उस ट्रेल में नहीं था, मैं बहुत दूर था उस ट्रेल से। अब मैं उसमें हूँ। एग्जीक्यूटिव। तो आप ये समझिए कि वो अल्टीमेटली जो एडिटर इन चीफ हैं, जो मेरे बॉस हैं, वो डिसाइड करते हैं। अगर मतलब अगर वो कहेंगे, हम 3-4 लोग डिसएग्री करेंगे और वो कुछ और चाहेंगे, तो ऑब्वियसली वही होगा जो बदले, अल्टीमेटली वो डिसाइड कर सकते हैं। बट होता इन प्रैक्टिस ये है कि कंसेंसस क्रिएट हो जाता है, 2-3 बारी आगे पीछे होता है, वो कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूँ। और बहुत बारी ये हो चुका है कि कभी DW ने कुछ कहा है, जो एडिटर चीफ है उन्हें ठीक नहीं लगा, उन्होंने कुछ और कहा है। कभी उन्होंने कुछ कहा है, मैंने कुछ और कहा है, तो वो हुआ है। कभी मैंने कुछ कहा है, एंड जो हम क्या नाम है, मेरी कॉलिंग है कैली कॉनिफ, जो डेप्यूटी एडिटर, उनके पास कुछ और आइडिया है जो बेटर आइडिया है, तो फिर वो होता है। सो अल्टीमेटली कंसेंसस क्रिएट हो जाता है। अभी तक जब से मैं उस ट्रेल में घुसा हूँ, कब से? जनवरी से, जनवरी 2024-25? 2025, मैं 2025 में लौट के आया टाइम। तो जनवरी 2025, उसके पहले मैं कहीं और था। तब मुझे पहली बारी इस मेल चेन में डाला गया। तो तब से अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ बेसिकली कंसेंसस से हुआ है। अब ये हो सकता है कि कोई एक अगले हफ्ते या अगले महीने कुछ हो जिससे बहुत डिसएग्रीमेंट हो जाए, बट अभी तक कंसेंसस क्रिएट हो जाता है। पर DW वो व्यक्ति हैं जिनकी कलम से पहली बार ही आइडिया निकलता है कि कवर कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। हम उन्हें बताते हैं कि हमें ये चाहिए, ये है कहानी,
और और कभी कभी हम उनको आइडिया देते हैं और वो हमें फिर 2 3 4 ऑप्शन देते हैं। और टाइम के कवर में आप समझिए, टाइम का कवर टाइम पिछले 102 3 साल से चल रहा है, 100 साल से ऊपर। 1923 में आई थिंक लॉन्च हुआ। राइट। जी। सो भाई 102 103 एंड जो टाइम का कवर ऐसा बन गया है कि ऑलमोस्ट अपने आप में ही एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो बहुत सारे कवर हैं जो सिर्फ एक स्टोरी पे हैं, जहाँ पे हमने किसी फोटोग्राफर से फोटोग्राफी कमीशन करके वो फोटो डाली है और हेडलाइन एंड सो ऑन। बट हम टाइम के कवर पे और बहुत कुछ भी करते हैं। तो इस साल समर में हमने अपना टाइम 100 जो होता है, तो उसमें 2 3 टाइम 100 हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों पे हैं। तो एक अभी हमने किया था टाइम 100 एआई पे। तो उसका जो कवर था, एआई में जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन एआई आर्टिस्ट्स, दिस टर्किश शख्स हैं रफ़ीक अनादोल। तो उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया जिसमें उन्होंने टाइम के आर्काइव में जो सारे कवर हैं वो सब लेके, और उन्होंने जैसे चैट जीपीटी होता है ना, तो उन्होंने अपना एक चैट जीपीटी जैसा एलएलएम बनाया जिसमें सारा डेटा सिर्फ टाइम के सारे कवर थे, और फिर उससे बोला कि उससे नई चीज़ बनाओ व्हाटएवर। और वो जो नया जो आर्ट वर्क निकला वो फिर हमारे कवर पे गया। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि वो कवर पे हम सिर्फ, कभी कभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ वो फोटो हेडलाइन, बट कवर पे बहुत कुछ जाता है। एंड हम कोशिश करते हैं कि उसको यूज़ करें एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ शोकेस। अच्छा, इस बातचीत का आखिरी सवाल। आप बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं, आप बिलोंग वहाँ से करते हैं, पुरखे परिवार वहीं से है। अगर मुजफ्फरपुर से कोई लड़का, कोई लड़की, कोई ट्रांसजेंडर दोस्त इस बातचीत को सुन रहे हो, देख रहे हो, और उनके मन में जैसे कि बिहार के साथ या बाकी हिस्सों के साथ भी त्रासदी है कि खूब सारी प्रतिभा है, मेधा है, लेकिन उसके लिए गाइडेंस नहीं है, उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए संसाधन नहीं है, और वो अगर टाइम मैगजीन में काम करना चाहे, पत्रकार बनना चाहे, तो उसके लिए क्या 5 एलिमेंट्स फॉलो करने होते हैं? कोई व्यक्ति टाइम मैगजीन में कैसे काम कर सकता है? मैं सोच रहा हूँ जो 5 है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। बट आई थिंक जो एक चीज़, जो बेसिक चीज़ है जो मैं सोचता हूँ, जितने समय मैं पत्रकार रहा हूँ उस समय में एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो मुझे लगता है, कम से कम वेस्ट में तो ज़रूर आया है, कि बहुत लोग जो नए आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो सब पत्रकारिता पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये काम आप, पहली बात है कि सीख नहीं सकते हैं, और दूसरा आपको सीखना भी नहीं चाहिए। जो बात मैंने आपको पहले कही कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ स्पेशल आता है, आपको कुछ नहीं आता। पत्रकार का काम होता है कि जो स्पंज होता है ना, जिसमें स्पंज की अपनी कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है ना कि उससे पानी पोंछा जाता है तो वो सारा खींच लेता है। तो आपका काम है सब कुछ खींचना। तो अगर मैं एक चीज़ कहूँगा तो मैं वो ये कहूँगा कि आपको अपना दिमाग जितना खुला रख सकते हो, जिसमें सवाल उठता है कि भाई कैसे खुला रखो, और जिसका जवाब बहुत सिंपल है, अगेन जो आपने पहले पूछा, कहीं पे लाइब्रेरी खोजो या किताब की दुकान खोजो, एंड जो कुछ भी स्कूल में पढ़ रहे हो पढ़ो, वो तो पढ़ना है, इम्तिहान देना है। बट जहाँ तक हो सके 2 3 चीज़ें ऐसी पढ़ो, ऐसी फिल्में देखो या ऐसा म्यूज़िक सुनो जो तुम्हें नहीं पता है, जिसे तुम नहीं जानते। नया एक्सपीरियंस। अपने दिमाग का जो है ना, अपने दिमाग को थोड़ा चौड़ा करो। और अगर वो करते रहोगे, मुझे लगता है टाइम मैगज़ीन में काम करना चाहते हो, या आप बहुत बड़े वकील बनना चाहते हैं, या आपको शायद बिजनेस चलाना है, आपको जो भी करना है, वो एक चीज़ मुझे लगता है आपको बहुत मदद करेगी। ये मत सोचो कि मुझे, इस सवाल का एक जवाब ये भी है कि आप 12th पास करिए, 98% लाइए, मास कॉम पढ़िए,
फलाना करिए। फिर ये मेल वगैरह करना पड़ता है ऐसे इन जनरल, मेल वगैरह करना पड़ता है उसके बाद ऐसे, मतलब अगर सीवी सेलेक्ट हो, मतलब ये तो ब्रॉडर एम्बिट की बात हुई हाँ। कि अपने किसी भी प्रोफेशन में आपको बेहतर करना है, क्यूरोसिटी जरूर होनी चाहिए, उत्सुकता खूब उसके होनी उसके चाहिए बिना कि कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ जानना है, बिना घड़ी देख के काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर लेना है, नींद नहीं लेनी है। इसका तर्क ये है कि आपको जब भी मन करे आप अपने मन का काम कर सकें, इतनी आपका फ्रीडम हो। पर मैं अलग बात कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को कोई मेल पर सीवी भेजना होता है, कैसे, मतलब हाउ डज टाइम की रिक्रूटमेंट कैसे होती है? टाइम की रिक्रूटमेंट, अच्छा वो तो देखिए, जब हमें कहीं पे कोई रिपोर्टर चाहिए होता है या कुछ, तो जॉब एडवर्टाइज होगा, कभी कभी हम लोगों को खोजने जाएंगे, हमने जैसे आप अपने आप को खोजने गए थे। राइट, कभी कभी हमें लोग भेजे जाएंगे। कभी कभी ये भी होता है, जो जैसे हिंदुस्तान से कि कुछ लोग हैं जिन्होंने टाइम के लिए लिखा है फ्रीलांस बेसिस पे। वो नौकरी नहीं करते हैं वहाँ, बट उन्होंने वैसे शुरू किया है कि हमने उनका 1 पीस छापा, 2 पीस छापा, 5 चीज, और फिर हमें वो इतने अच्छे लगे कि उनसे हम वो आके हमारे साथ परमानेंटली काम करते हैं। तो दोनों रास्ते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक नौकरी है, या आप हमारे लिए लिखिए, या आप कहीं और इतना अच्छा काम करिए कि हमें नज़र आए और फिर हम आपके पास आए। सुंदर। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को 5 किताबों की रिकमेंडेशन है जो या तो भी आप पढ़ रहे हो या आपको ऑल टाइम फेवरेट लगी हो, कि ये किताब बिना पढ़े आपका जीवन तर नहीं सकता है, बेहतरीनी पार नहीं हो सकती है, या अब ये जो आप पढ़ रहे हो इंटरेस्टिंगली, तो उन 5 किताबों के बारे में अगर आप बता सकें। अम, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है, वेलकम बट टू लैंड ऑफ। जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है, बट क्योंकि आपने बिहार की बात की, मैंने किताबें पढ़ना लेट शुरू किया। बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मैं जब 6 साल का था, 8 साल का था, तब से मैं वैसा बच्चा नहीं था। मैंने कहा ना, मैं डफर था पूरा। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। हाँ, इतना ज्यादा कल्चरल कैपिटल का प्रेशर रहता है ना। मैं वैसा नहीं था। मेरा ये था, जो मुझे बेनिफिट था, कि मैं नहीं पढ़ता था किताब, पर मेरे घर में बहुत किताबें थी, क्योंकि पिताजी ने घर भर दिया था किताबों से। तो वो ये होता है ना कि बहुत रिबेल करो, फिर कभी कभी अच्छा ये है क्या, तो उठाया, बट मैंने बहुत लेट उठाया। तो किताबें होनी चाहिए, पर मैं पढ़ता नहीं था 100%। पर मेरा कहानियों से जो रिश्ता था, जो अल्टीमेटली लेड टू पढ़ना एंड सो ऑन, वो शुरू हुआ मेरे दादाजी की वजह से। हम जब पटना जाते थे तो मैं दादाजी के साथ, जब मैं छोटा था तो मैं उनके बिस्तर में सोता था, दादी को भेज दिया जाता था दूसरे कमरे में जाके बुआ के साथ सो, और मैं दादाजी के साथ सोता था, और वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे। और मुझे याद है वो एक किताब की कहानी सुनाते थे, वो थी नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो एक तो वो किताब है, जस्ट बिकॉज वो मेरे दिमाग में थी। एंड आई थिंक नेहरू जी का नाम थोड़ा आजकल जब इंडिया हो तो कंट्रोवर्शियल हो गया ना कुछ कुछ लोगों के उसमें, बट ये किताब आई थिंक लोगों को पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब, फिर मैं फ़िक्शन पढ़ने लगा बहुत। एक इंग्लिश ऑथर होते थे, ग्रेहम ग्रीन, उनकी एक किताब है एंड ऑफ द अफेयर। जो किताब मुझे, अगर आप मुझसे पूछो कि किस किताब को तुमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, तो उस किताब को मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा। वो किताब मैं ऑलमोस्ट हर साल पढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट, मैंने हर साल नहीं पढ़ी, बीच में 1-2 साल हैं जो कभी नहीं पढ़ी, बट ऑलमोस्ट हर साल मैं उस किताब को फिर पढ़ता हूँ। कंफर्ट रीड है आपकी। हाँ, और मैं उससे हर साल कुछ नया उसमें पाता हूँ। क्या कहानी है इस किताब की? ये किताब की कहानी है, इट इज़ द एंड ऑफ एन अफेयर, दोनों का अफेयर होता है, और वो क्यों टूटता है, क्या कारण है, वो कहानी बाहर आती है जैसे जैसे आप और पढ़ते हैं। कुछ कुछ लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा जैसी। थोड़ी डिफरेंट है, बट हाँ, बट कनेक्टेड, बट अगेन दैट्स आल्सो अ गुड बुक। सो मेरी तीसरी किताब, ये मार्केस की किताब है, गैब्रियल गार्सिया मार्केस। तीसरी किताब, मतलब मार्केस मुझे बहुत पसंद है, बट फ्रॉम लैटिन अमेरिका, उनके कंटेम्प्रेरी मारियो वार्गोस ल्योसा, जिन्होंने घूसा मारा था, नाक तोड़ दी हाँ, थी जी, उनका फेयर के जी, चक्कर में, अभी उनका देहांत हुआ है। अभी देहांत हुआ, अभी देहांत। जी जी जी। तो उनकी एक किताब है वॉर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो इनफैक्ट बहुत मैं नॉर्मली मोटी किताबें मुझे कोई इतनी पसंद नहीं होती हैं, बट ये किताब मुझे, अगेन ये ऐसी किताब है जिसको
मैं हर साल तो नहीं पढ़ी है मैंने, बट मैंने कम से कम 4-5 बार ही पढ़ी है। ये राइवलरी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, वासा वर्सेस हाँ, मार्कस। वो ज़रूर पढ़नी जी। चाहिए। पर मैं एक बात और कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इन किताबों को दूसरी बारी, तीसरी बारी या कितनी बारी पढ़ा है। मैं जब किताबों को जज करता हूँ ना, तो मेरा एक बहुत बड़ा पर्सनल जो बेंचमार्क है, वो ये है कि मैं इस किताब को रीरीड कर सकता हूँ कि नहीं रीरीड कर सकता। जो सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का है, बट आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड उससे बहुत सैटिस्फैक्शन भी मिलता है अगर आप किताब को अगेन एंड अगेन, बिकॉज़ आप जब भी पढ़ेंगे किसी किताब को, आप भी बदले हुए हैं, तो किताब भी थोड़ी बदली हुई लगती है। मैंने आपको कितनी बताई? 3 बताई। 4 बता दिए आपने। 4 बता दी। तो 5वीं किताब मैं आपको, जानते हैं, मैं वापस हिंदुस्तान आई है। मेरे एक दोस्त हैं बशारत पीर, उनकी किताब कश्मीर पे, कर्फ्यू नाइट, वो आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। सॉरी, मेरे नंबर गड़बड़ हुए, 4 ही बताई हैं अभी आपने। मैंने आपको 4 ही बताई, हाँ, एक और। तो एक और बतानी होगी। तो 5वीं किताब मैं आपको क्या बताऊँ? तो बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। 5वीं किताब एक इटालियन राइटर थी, नतालिया गिन्सबर्ग। उनकी एक किताब है फैमिली लेक्सिकॉन। उनकी वैसे कोई भी किताब उठा लीजिए, बट ये एक किताब है जो एक परिवार की कहानी है, और उस परिवार में क्या-क्या होता है। और वो किताब जब मैंने पढ़ी, तो मुझे अपने बिहार में जो परिवार है, मतलब बहुत कुछ सिमिलर लगा। बड़ा परिवार है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उस रिश्तेदारी में बहुत सारी पॉलिटिक्स है। फलाना फलाने क्या खाना खाने नहीं जा रहा है क्योंकि उसने उसको लास्ट टाइम इतना नहीं खिलाया, इसकी शादी में इसने उसको बहुत अच्छे से वेलकम नहीं किया, तो क्या हुआ, जो होता है। तो और जब वो किताब पढ़ी है, और वो किताब लिखी गई थी आज से, आई डोंट नो, लास्ट सेंचुरी, समवेयर मिडल ऑफ द सेंचुरी, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है, और लिखी गई थी इटली में। बट आप समझिए, वो कहानी वो बिहार में हो सकती है, वो कहानी यूपी में हो सकती है, वो कहानी इस देश में कहीं भी हो सकती है। बड़ा परिवार है, वो सब लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और छोटी-छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, बट उससे क्या-क्या बड़ा-बड़ा। रिपरकशंस है उसके। थैंक यू निखिल फॉर योर टाइम, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग विजडम विद अस। आखिरी में ज़रूरी सूचना ये है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसकी बात निखिल ने सबसे शुरुआत में की थी, वो किताब हिंदी में भी उपलब्ध है। सस्ता साहित्य मंडल ने उसे 2 तरीके से छापा है, एक तो संक्षिप्त, एक संपूर्ण। आप उसे हिंदी में संपूर्ण के नाम से ज़रूर पढ़ें। अंग्रेज़ी में जो पढ़ सकते हैं तो शायद पेंगुइन ने छापी है, जितना मुझे याद आ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो किताब भारत को समझने के लिए आपके ढेरों असहमतियाँ हो सकती हैं जवाहरलाल नेहरू से, और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र इसी बात का नाम है। लेकिन वो किताब आपको इंडिया के बारे में एक बहुत अच्छी जर्नी आपको देती है, तमाम तरह की उन्होंने टीका-टिप्पणियाँ उस पर की हैं, तो वो किताब आप हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है। ज़रूर पढ़ें। ये बातचीत आपको ऐसी लग सकती है कि एक जूनियर ने अपने सीनियर के साथ नोट्स एक्सचेंज किए हैं, क्योंकि हमारी वय में भी और अनुभव में भी और काम में भी बहुत अंतर है। तो हमने ये समझने की कोशिश की है कि टाइम मैगज़ीन के कवर कैसे होते हैं, और वहाँ कैसे नौकरी पाई जा सकती है, या किस तरीके से अपने क्राफ्ट को, अपने एक्ट को बहुत बेहतर किया जा सकता है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। किताब का नाम है द आर्किटेक्ट्स ड्रीम, पेंगुइन ने इसको छापा है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अपने रिव्यू भी हमें इस किताब पर साझा करें। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था शुभम और अमितेश ने। थैंक यू।